शाहरुख खान की मूवी बाजीगर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब हारकर जीतने वाले को तो बाजीगर कह दिया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जीतकर हार जाने वाले को हम क्या कहें? अच्छा, दूसरी बात ये कि हारकर जीतने की जो अदा होती है उसको हम बाजीगरी कहते हैं, लेकिन जीत कर हार जाने की अदा नहीं होती। जीत कर हार जाने का अभिशाप होता है, जीत कर हार जाने का एक कर्स होता है, जीत कर हार जाना एक बद्दुआ होता है। और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और गेम थ्योरी में इसी जीत कर हार जाने के अभिशाप को हम कहते हैं एग्रेसर्स कर्स या विनर्स कर्स। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशिमी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रेसर्स कर्स या विनर्स कर्स या विजेता का अभिशाप एक्चुअली होता क्या है और पिछले कुछ सालों में जो जंगें हुई, जो वॉर्स हुई, उनमें किस तरह से इस एग्रेसर्स कर्स के थ्रू जीतने वाली पार्टी को एक तरह से हार मिली। जैसा भी हमने बात की कि हार कर जीतने की जो अदा होती है उसे बाजीगरी कहते हैं और जीतकर हार जाने की अदा नहीं होती, वो कर्स होता है, वो एक अभिशाप होता है। और इसी अभिशाप को इस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एग्रेसर्स कर्स या विनर्स कर्स। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या आएगा? विजेता का अभिशाप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एग्रेसर्स कर्स का मीनिंग क्या है, उसका मतलब, उसके मानी एक्चुअली क्या है। तो अगर हम वर्ड एग्रेसर के ऊपर जाएं तो एग्रेसर का मीनिंग हिंदी या उर्दू में होता है हमलावर। ठीक है, हमलावर मींस ऐसा बंदा जो सामने वाली पार्टी को संभलने का मौका भी न दे, अपने मूव से, अपने मूवमेंट से, अपने अटैक से सामने वाली पार्टी को संभलने का मौका भी न दे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये एग्रेसर कर्ज जो होता है ये सिर्फ वॉर्स में या जंगों में ही नहीं होता, ये आपकी रेगुलर बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक कंपनी है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत एग्रेसिव है। बहुत एग्रेसिव है, इसका मीनिंग ये कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के सामने दूसरी जो कंपनीज है उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और दूसरी कंपनीज को वो संभलने का मौका भी नहीं दे रहा। जब तक दूसरी कंपनी संभलती है तब तक वो अपना मैक्सिमम माल बेच चुका होता है। इसी तरह से अगर वॉर्स की कंडीशन में, जंगों की कंडीशन में देखा जाए तो एग्रेसर वो होता है जो एग्रेसिवली अटैक करता है और सामने वाली पार्टी जो डिफेंडेंट है, विक्टिम है, उसको संभलने का मौका भी नहीं देता। तड़ातड़ जो होता है उस पर अटैक करता है और सब तरफ से अटैक होता है उसमें, और खासकर जो एयर स्ट्राइक्स होती है उन एयर स्ट्राइक से हम सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं देते। वो कहलाता है एग्रेसर, वो कहलाता है विनर। अब एग्रेसर्स कर्स में एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआत में जो एग्रेसिवली अटैक करता है, जो विनर अटैक करता है, शुरुआत में उसको इनिशियल विक्ट्री मिलती है, शुरुआती तौर पर उसको जीत मिलना स्टार्ट हो जाती है और दुनिया ये समझती है कि भाई हाँ, इस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन स्लोली स्लोली कुछ ऐसा होने लगता है कि वो जो जीत है वो उसके लिए अभिशाप, उसके लिए कर्स में कन्वर्ट होती जाती है। और फिर वो जो पार्टी जो जीतने वाली थी, जो एग्रेसर था, वो किसी तरह से चाहता है कि मैं इस जीत से किसी भी तरह से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि ये जीत मेरे लिए हार से ज्यादा खतरनाक होती है। अब इसके पीछे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस जीत को मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा उठाना पड़ता है और इतने लोगों की कुर्बानियां देना पड़ती है कि वो जीत अपने आप में हार से ज्यादा बदतर हो जाती है। तो आई होप आपको एग्रेसिव कर्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एग्रेसिवली जब हम अटैक करते हैं और इनिशियल लेवल पर जब हम जीत हासिल करते हैं, बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो वो जीत हमारे लिए एक अभिशाप, एक श्राप बन जाती है, कर्स बन जाता है। और किसी तरह से वो जो विनिंग पार्टी है, विक्ट्री वाली पार्टी, वो किसी तरह से उस अभिशाप से बाहर निकलने का सोचती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हम सारे फैक्टर्स पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। एग्रेसिव कर्स का पहला फैक्टर होता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मीनिंग होता है कि जो एग्रेसर होता है, हमलावर होता है, उसके पास उस जगह के बारे में या उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी और सही और जमीनी हकीकत की मालूमात नहीं होती। उससे ज्यादा तो डिफेंडेंट जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, वो जमीनी हकीकत के बारे में ज्यादा जानता है। और इसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से इनिशियली तो एग्रेसर को विक्ट्री मिल जाती है, शुरुआती तौर पर तो जीत मिल जाती है, लेकिन स्लोली स्लोली वो जो जीत है वो अभिशाप में या कर्स के अंदर तब्दील होना स्टार्ट हो जाती है। एग्रेसर्स कर्स का दूसरा फैक्टर है ईगो एंड ह्यूब्रिस, और इसी ह्यूब्रिस की वजह से बनता है ह्यूब्रिस प्रीमियम। ठीक है, ह्यूब्रिस का मीनिंग होता है ओवर कॉन्फिडेंस। हमेशा एग्रेसर जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसका एक ईगो होता है और ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसके अपने अवेलेबल रिसोर्सेस में कि भाई मेरे पास जो रिसोर्सेस है। अगर मैं वॉर के बारे में बात करूं तो वॉर में जो हमलावर कंट्री होती है उसके पास बहुत एडवांस्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एडवांस्ड हथियार होते हैं और इन्हीं हथियारों के ओवर कॉन्फिडेंस में वो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, ये सोचते हुए कि भाई दूसरी कंट्री है वो इनके सामने, इतने एडवांस हथियारों के सामने नहीं टिकेगी।
अगर बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस स्ट्रेटेजी में बात की जाए तो जो दूसरा बिजनेसमैन, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो एग्रेसर होता है, वो ये सोचता है कि उसके पास मॉनेटरी टर्म्स में या टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और जिस कंपनी को वो खत्म करना चाहता है, जिस कंपनी को वो टेक ओवर करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेस कंपैरेटिवली कम है और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको आगे अटैक करने में और एग्रेशन करने के लिए उसको उकसाता है। इसका तीसरा फैक्टर होता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट और उसी एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट से बनता है द सunk कॉस्ट ऑफ फैलेसी। ठीक है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का मीनिंग होता है कि एक बार आपने आगे कदम बढ़ा दिया और कमिट कर लिया कि भैया हमें ये काम करना है, तो उसके बाद अब आप अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। ठीक है, यहां पर आपका ईगो, आपका यूब्रिस एक्चुअली आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, और इसी वजह से आप क्या करते हैं, उस हारी हुई जंग को जो आपको एक तरह से विजेता के तौर पर, आपको कामयाब शख्स के तौर पर, आपको फातेह के तौर पर दिखा रही है, उसको आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है और उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको और ज्यादा जाने देनी पड़ती है, और ज्यादा अपनी तरफ से रिसोर्सेज और ज्यादा अपनी तरफ से पैसा, इकोनॉमिकल कॉस्ट एक्चुअली लगाना पड़ती है। चौथा फैक्टर होता है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मीनिंग होता है कि जो एग्रेसर होता है उसको लगता है कि मैंने ये एग्रेसिवली जो स्ट्रैटेजी चली है ये अपने आप में बहुत सही है और मेरे जितने भी डिफेंडेंट है उनको चारों खाने चित कर दिया, जबकि डिफेंडेंट ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि जाने दो इस डील को, ठीक है, इस डील को हम जाने दो, ये जो डील एक्चुअली उठा रहा है ये इसी के लिए नुकसान है। कभी कभी आपने मूवी में ऐसे शॉर्ट्स या ऐसे सीन देखे होंगे जहां पर कोई ऑक्शन होता है और ऑक्शन के अंदर दो पार्टीज ऑक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करती है। तो जैसे बोला गया कि बेस प्राइस 1 लाख है, दूसरे ने कहा कि 1.5 लाख, फिर पहले ने कहा कि 2 लाख, फिर पहला वो एक दूसरा बंदा जो है वो बिड को बढ़ाता है, तीसरा फिर बढ़ाता है और बिड को बढ़ाते बढ़ाते फिर अपने आप में पीछे हट जाता है और जो दूसरी पार्टी थी वो बढ़ी हुई बिड के ऊपर उस चीज को परचेस कर लेती है जिसकी इतनी वर्थ एक्चुअली मार्केट में नहीं है। तो ये कहलाता है एडवर्स सिलेक्शन। वॉर्स के केस में भी होता है कि जब आप वॉर लड़ते हैं, रीसेंट वॉर्स के अंदर, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो उस रीसेंट वॉर्स के अंदर भी एडवर्स सिलेक्शन का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एडवर्स सिलेक्शन की वजह से भी एग्रेसर्स कर्व जीतने वाले के ऊपर एक्चुअली लागू हो जाता है। इसके अलावा और कुछ भी कोई फैक्टर्स होते हैं जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी। आज के सिनारियो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, और अगर एग्रेसर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो दूसरी कंट्रीज उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगाती है, उसके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसकी एसेट्स को सीज कर लेती है, जिस वजह से भी जो एग्रेसर की जो विक्ट्री है, जो उसकी जीत है, वो हार में तब्दील हो जाती है। उसके अलावा एक होता है द इंसर्जेंसी ट्रैप। द इंसर्जेंसी ट्रैप का मीनिंग होता है आपने एग्रेसिवली किसी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, वहां पर अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट बिठा दी, लेकिन लोगों के बीच में लोगों का आप दिल नहीं जीत पाए। वहां के लोग अब भी आपसे नफरत करते हैं। जब वो आपसे नफरत करते हैं तो आपकी चुनी हुई गवर्नमेंट से भी नफरत करेंगे, क्योंकि वहां पर जो पहले हुक्मरान था, वहां पर जो पहले रूलर था, वो लोगों से जुड़ा हुआ था और लोगों का जुड़ाव एक्चुअली उन लोगों से था। लेकिन जब आपने क्या किया, बाहर से अटैक किया, तो उनका पहली साइकोलॉजिकल अटैक ये होता है कि बाहर वाला हम लोगों के ऊपर रूल करने वाला एक आदमी कैसे चुन सकता है। तो इससे क्या होता है, आम लोगों के बीच में और सरकार गवर्नमेंट के बीच में दूरी बढ़ती जाती है और लोग उसको नफरत करने लगते हैं और कभी कभी यही नफरत जो होती है वो रिवॉल्ट में बदल जाती है और इसी रिवॉल्ट की वजह से वो जो विक्ट्री थी एग्रेसर को एक कर्ज की तरह, एक अभिशाप की तरह लगने लगती है। पिछले 40-50 साल में जितनी भी वॉर्स है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे और हम अलग अलग फैक्टर्स पे देखेंगे। पहला फैक्टर हमारा होगा कि बिड क्या थी, क्या सोचकर, क्या बता करके अटैक किया गया। दूसरा कि सोची गई में और हकीकत के अंदर कितना डिफरेंस रहा कॉस्ट में और कैजुअलिटीज में, और उसके अलावा तीसरी बात हम देखेंगे कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो विक्ट्री हार में, एग्रेसर्स कर्ज में एक्चुअली कन्वर्ट हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द यूएस वियतनाम वॉर, और ये यूएस वियतनाम वॉर आज भी यूएस के लोगों के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह है। ठीक है, यूएस वियतनाम वॉर डायरेक्टली चली थी बिटवीन 1965 टू 1973, अप्रोक्सीमेटली 8 साल। वैसे देखा जाए इसका टोटल ड्यूरेशन तो 20 साल था, लेकिन डायरेक्ट अटैक के बाद में 8 साल तक ये वॉर एक्चुअली चली। ठीक है, बिड क्या था, स्टार्टिंग में ये बोला गया कि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और कम्युनिज्म को हटाने के लिए उसकी जगह पर हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर एस्टैब्लिश करनी है, क्योंकि अगर कम्युनिज्म इफेक्ट रहा तो डोमिनो इफेक्ट से जो दूसरी आसपास की कंट्री से वहां पर भी कम्युनिज्म आ सकता है, कम्युनिस्ट लोगों के का इंफ्लुएंस एक्चुअली बढ़ सकता है। तो उस इंफ्लुएंस को खत्म करने के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए यूएस ने वियतनाम के ऊपर, नॉर्थ वियतनाम के ऊपर अटैक किया। हम बात करेंगे कि वॉर से पहले एक्चुअली सोचा क्या गया था और हकीकत में एक्चुअली क्या हो गया। सोचा ये गया था, सबसे पहले हम बोले ट्रू कमिटमेंट की कितने सोल्जर्स वहां पर लगाए जाएंगे। तो ये सोचा गया था कुछ हजार सोल्जर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस जंग को जीतेंगे, क्योंकि यूएस को यूब्रिस
मींस ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि उससे जस्ट पहले उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में और कोरियन वॉर के अंदर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया था और उनको अपने एडवांस्ड हथियारों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। और उन्होंने सोचा कि भाई वियतनाम है क्या, ये तो एक एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पर तो खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं, इनको तो हम ऐसे ही अल्टीमेटली हरा देंगे, तो ये सोचा गया। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 8 साल में अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्संस का वहां पर डिप्लॉयमेंट किया। हर साल वो आर्मी पर्संस लगाते रहे और सबसे ज्यादा आर्मी पर्संस 1969 में लगाए। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि ये थे 5,43,000 से ज्यादा सोल्जर्स एक साल में। 1969 में 5,43,000 से ज्यादा सोल्जर्स वियतनाम के अंदर लगे हुए थे, उस इकोनॉमी में जिसको एग्रेरियन इकोनॉमी कहा गया था। बोला था यहाँ तो सिर्फ किसान, इनको तो हम ऐसे ही हरा देंगे। ये हकीकत और अर्ली एस्टिमेट्स के अंदर डिफरेंस था। फाइनेंशियल कॉस्ट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और खासकर गेम थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचा यह था कि कुछ ही बिलियन डॉलर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस वॉर को जीत लेंगे। लेकिन जब वॉर खत्म हुई तो मालूम पड़ा कि इसके ऊपर टोटल अमेरिका की स्पेंडिंग हुई थी $168 बिलियन, जो आज की तारीख में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू एक्चुअली हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कहां पर एग्रेसर्स कर्ज बनना स्टार्ट होता है। ड्यूरेशन, ये सोचा था उस जमाने में, एक बड़ा कंसेप्ट था कि होम बाय क्रिसमस। होम बाय क्रिसमस का मतलब फटाफट निपटा करके हम लोग क्या होंगे, अपने घरों पर लौट जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर 8 साल टोटल लग गया। ओवरऑल अगर वॉर देखी जाए तो पूरा 20 साल का कमिटमेंट एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो गया। ऑर्डिनेंस मींस कितने हथियार फेंके जाएंगे, उन्होंने सोचा था कि हम बहुत ही आसानी से ये जीत लेंगे। लेकिन पूरे वियतनाम वॉर में 7.5 मिलियन टन के हथियार फेंके गए, जो वर्ल्ड वॉर 2 से भी अल्टीमेटली ज्यादा थे। तो ये तो उसकी हकीकत और उसके सोचे गए वैल्यूज के अंदर डिफरेंस था। अब ये एक्चुअली कर्ज ट्रिगर का हुआ, क्यों जीत हार में तब्दील हो गई? तो पहला रीजन वही इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री में अमेरिका के पास में इंफॉर्मेशन थी कि नॉर्थ वियतनाम जो है ये तो अपने आप में छोटी मोटी इकोनॉमी है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग किसान है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी के है, अपने आप में किसान लोग हैं, इनके पास लड़ने के लिए कुछ भी अल्टीमेटली नहीं है। लेकिन नॉर्थ वियतनाम के लोग अपनी जमीन के बारे में, अपने पहाड़ों के, अपने खेतों के बारे में अमेरिका के लोगों से ज्यादा जानते थे। ये बात अमेरिका तक पूरी तरह से, तो पहला रीजन इंफॉर्मेशन असिमेट्री। सेकंड था ह्यूब्रिस प्रीमियम। ह्यूब्रिस मैंने अभी बताया, ओवर कॉन्फिडेंस। सेकंड वर्ल्ड वॉर और कोरियन वॉर के बाद में अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंस में था कि उसके पास जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस और जो एडवांस्ड हथियार हैं, उन एडवांस हथियारों के आगे वियतनाम जो है वो थोड़े दिन भी नहीं टिक पाएगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया। उनको अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था और वही उसको बाद में धोखा देकर चला गया। थर्ड था एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मीनिंग ये है कि भाई जब वहां से उस गवर्नमेंट को हटाया गया और उसकी जगह पर अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाई गई, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आगे चलाने के लिए अमेरिका को बहुत सारे रिसोर्सेस अपनी तरफ से खर्च करने पड़े और इन रिसोर्सेस में बहुत पैसा लगा। और जहां पर पैसा आ जाता है वहां पर करप्शन भी आता है। और वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बेटी थी वो अपने आप में एक बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट थी। और नेचुरली जो भी करप्ट गवर्नमेंट होगी वो पब्लिक से ग्राउंड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट क्या होती है, खो देती है। और इसी वजह से वहां के लोग उस स्पेसिफिक गवर्नमेंट से नफरत करने लगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एडवर्स सिलेक्शन के अंदर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग हमारे नहीं है, ठीक है, और इनको हमने नहीं चुना, इनको तो हमारे ऊपर एक्चुअली थोपा गया है। तो ये रीजन था यूएस वियतनाम वॉर को एक एग्रेसर्स कर्ज में कन्वर्ट करने के। अब एग्रेसर कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विक्टिम कौन? वियतनाम। तो देखा जाए तो इसका इंपैक्ट वियतनाम के लोगों पर पड़ना चाहिए और बहुत सारी जगह पर पड़ा। देखिए, ह्यूमन कैजुअलिटीज में हमेशा डिपेंडेंट या विक्टिम ही जाता है, लेकिन इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट अमेरिका के लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ा। 1970 में अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने 2 प्रोग्राम्स एक साथ चलाए, द ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम और कॉस्ट ऑफ वियतनाम वॉर। और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई हमें इसको मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, और उस पैसे को अरेंज करने के लिए उन्होंने लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए। और ज्यादा टैक्सेस लगाने की वजह से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। मींस एग्रेसर ने अटैक किया एक डिपेंडेंट कंट्री के ऊपर, इनिशियल विक्ट्री भी दिखाई और अपना बहुत सारा पैसा खर्च भी किया और उस पैसे की भरपाई भी अपने ही लोगों से करवाई। ये होता है एक्चुअली एग्रेसर्स का। यूएस वियतनाम वॉर के बाद अब हम बात करेंगे अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली वॉर, यूएस अफगानिस्तान वॉर। ठीक है, बिड क्या था? तो बिड ये था कि 9/11 अटैक के बाद में अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट की।
और उन्होंने ये क्लेम किया कि जितने भी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अल कायदा, तो उसके जितने भी बड़े ऑपरेटिव्स हैं जैसे उसामा बिन लादेन, तो ये सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर छुपे हैं और वहीं से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और वहां की जो लोकल तालिबान गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है। प्लस दूसरा क्लेम ये था कि वहां की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो वहां के लोकल लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाती है और वहां के लोकल लोगों से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। इस क्लेम के साथ में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर 2001 में अटैक किया और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अटैक इतना एग्रेसिव था कि सिर्फ 2 महीने के ड्यूरेशन के अंदर अमेरिकन आर्मी ने काबुल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और काबुल पे कब्जा जमाने के साथ जो तालिबान के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सब इधर उधर हो गए, कौन कहां गायब हो गया किसी को भी पता नहीं चला। अब जब इतने और फिर वहां पर क्या किया, अमेरिका ने अपनी एक डिप्लॉयड गवर्नमेंट बिठा दी जो एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, फाइन। इसके बाद जब इतनी जल्दी जीत दर्ज हो गई, इतनी कम कीमत में जीत दर्ज हुई, तो यहां से अमेरिका के अंदर ह्यूब्रिस, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया और अमेरिका ने अब आगे एक स्टेक, एक दांव और खेला कि भाई अब हम इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर के 2 काम और करेंगे। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग करेंगे, साथ में एक ऐसी अफगान आर्मी बनाएंगे जो अपने आप में बहुत एडवांस्ड होगी, जस्ट लाइक यूएस आर्मी, और यूएस आर्मी को उसकी ट्रेनिंग का जिम्मेदारी सौंपी गई और उस अफगान आर्मी के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज्यादा स्पेंड भी किया। बस इस लालच से, इस ओवर कॉन्फिडेंस से कर्ज ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ क्योंकि इस काम के लिए अमेरिकन आर्मी को वहीं पे रुकना पड़ा और अमेरिका ने अपने बहुत सारे मिलिट्री बेसेस अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश कर दिए। अब इसमें भी हम डेटा देखें कि सोचा क्या गया था और हकीकत एक्चुअली क्या रही। तो सबसे पहले हम बात करें ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन ये सोची गई थी कि हम बहुत जल्दी क्या होगा, इस वॉर को खत्म कर देंगे, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियली हुआ भी ऐसा कि सिर्फ 2 महीने की ड्यूरेशन के अंदर अमेरिकन आर्मी ने काबुल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो ये सोचा था कि बहुत शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन होगा और जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वॉर को खत्म करने में 20 साल लग गए, 20 इयर्स, और 20 इयर्स के बाद भी अमेरिकन गवर्नमेंट को वहां से निकलना पड़ा, अमेरिकन आर्मी को वहां से निकलना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करेंगे, कितना पैसा लगा, तो देखिए जो एग्रेसर्स कर्ज होता है ये फाइनेंशियल कॉस्ट के टर्म्स में भी होता है। ये सोचा गया था, पहले ये सोचा गया था कि 20 से 30 बिलियन डॉलर्स के अंदर हम इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन जब तक जंग खत्म हुई तो मालूम पड़ा कि अमेरिका ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो थे वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए, और उसके बाद भी हुआ क्या, हुआ यही कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। 15 अगस्त 2021 को अमेरिका का लास्ट जो फ्लाइट थी वो अफगानिस्तान से अपने लास्ट ट्रूप जो वहां से हटाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट ये सोचा गया था कि लिमिटेड सपोर्ट के अंदर बेसिकली काम हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि वहां पर जो गवर्नमेंट डिप्लॉय की गई उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के ऊपर ही अमेरिका को $100 बिलियन स्पेंड करना पड़ा। कितने लोग कैजुअलिटीज हुई, तो ये सोचा था कि भाई अमेरिका की तरफ से मिनिमम कैजुअलिटीज होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विक्टिम कंट्री को तो कैजुअलिटीज बर्दाश्त करना ही पड़ती है क्योंकि अटैक के अंदर उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्रेसर है, जो विनर है, उसको भी कैजुअलिटीज होती है। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमारी तरफ से बहुत कम कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो मालूम पड़ा कि करीब करीब 2,500 अमेरिकन जो आर्मी ऑफिशियल्स थे और जो आर्मी पर्सोनल्स थे वो उनको क्या हुआ, उन लोगों की मौत एक्चुअली हो गई। उसके बाद एक और इसका ये स्टेक यहां पर था, अफगान सिक्योरिटी एड। जैसे मैंने कहा था ना कि अमेरिका ने ये सोचा कि हम यहां पर एक ऐसी आर्मी बनाएंगे, एक ऐसी आर्मी बनाएंगे जो अपने आप में बहुत एडवांस्ड आर्मी होगी, और उसको ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी किसको दी गई, अब अमेरिका की आर्मी को दी गई। वो सेल्फ सफिशिएंट आर्मी बनाने का सोच रहे थे, लेकिन हुआ यह कि उस आर्मी की ट्रेनिंग के ऊपर ही $83 बिलियन स्पेंड किए, और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि $83 बिलियन स्पेंड करने के बाद भी जब 2021 में अफगान तालिबान ने फिर से अटैक करना और कब्जा करना स्टार्ट किया, तो सिर्फ 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज पीरियड में उन्होंने काबुल को रीगेन कर लिया, फिर से कब्जा अल्टीमेटली कर लिया। और यही आर्मी जिसके ऊपर $83 बिलियन स्पेंड किए गए थे, जो सेल्फ सफिशिएंट आर्मी बोली गई थी और जो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली आर्मी थी, वो उन तालिबान आर्मी के सामने टिक भी अल्टीमेटली नहीं पाई। तो यहां से ये कर्ज क्रिएट होता है। हम बात करेंगे कि कर्ज एक्चुअली ट्रिगर क्यों हुआ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये जीत एक अभिशाप में कर्ज के अंदर कन्वर्ट होगी। तो पहला वही इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन असिमेट्री का यही था कि भाई अमेरिका को अफगानिस्तान के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, जैसे वियतनाम में उसके साथ हुआ था। वियतनाम में सोचा था कि किसान लोग यूं ही हरा देंगे,
यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि भाई ये कंट्री जो ऑलरेडी इतने सारे वॉर अभी लड़कर आई है, इससे पहले रशिया से वॉर लड़ी, उसके अलावा पहले दूसरे और ब्रिटिशर से जो वॉर लड़ी थी, वो सारी वॉर लड़ने के बाद में इन लोगों में इतनी ताकत नहीं बची, और ये बदू लोग ये जो है ये अपने आप में हमसे लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां पर जाकर लेकिन आप जो तालिबान गवर्नमेंट थी वो वहां के सोशल नेटवर्क और सोशल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझती थी, और वहां के ट्राइबल जो ट्रेडिशन था, उस ट्राइबल ट्रेडिशन के ऊपर भी तालिबान गवर्नमेंट का ज्यादा पकड़ एक्चुअली अमेरिका से ज्यादा थी। तो इस इंफॉर्मेशन असिमेट्री की वजह से भी ये विनिंग जो थी ये कर्ज में कन्वर्ट होगी। सेकंड है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन ये हुआ कि भाई तालिबान को हटा करके जो अमेरिका ने वहां पर गवर्नमेंट बिठाई, ठीक है, कहने को वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अब जब अमेरिका ने वो गवर्नमेंट बिठा दी और अफगान सिक्योरिटी एड के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो पैसे का इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ, और फिर वही बात हो गई वियतनाम जैसी कि ज्यादा पैसा करप्शन भी लेकर आता है, और ये गवर्नमेंट जो अमेरिका ने बिठाई थी ये भी अपने आप में करप्ट गवर्नमेंट होगी। और जब गवर्नमेंट करप्ट होती है तो उसका लोकल लोगों से जो कॉन्टैक्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, ग्राउंड रियलिटी से वो अपने आप को पूरी तरह से अवेयर नहीं कर पाती। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ थी। थर्ड है द संक कॉस्ट फैलेसी। द संक कॉस्ट फैलेसी एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की वजह से, देखिए कुछ सालों बाद ही अमेरिका को ये लगने लगा था कि ये जीत जो है हमारी सबसे बड़ी गलती है और हमारे लिए एक बड़ा कर्ज बनने वाला है, और सारे जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, या फिर हम कहें वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ठीक है, उस सबके सबने ये माना कि भाई हाँ ये अपने आप में एक बड़ी गलती है और हमें यहाँ पर टिकने के लिए और ज्यादा खर्च करना पड़ा। लेकिन अपनी ग्लोबल रेपुटेशन की वजह से, और सोचिए आपके अफगानिस्तान के सड़ी सी आर्मी से हार जाने की जिल्लत से बचने के लिए वो वहां पर सनक कॉस्ट फैलेसी के अंदर वहां पर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना लगाते रहे और ज्यादा अपने रिसोर्सेज क्या करते रहे उसके अंदर इन्वॉल्व करते रहे। लेकिन आखिरी में यही हुआ कि 20 साल के बाद उनकी आर्मी को वहां से अफगानिस्तान छोड़ करके वापस अल्टीमेटली जाना। यूएस अफगानिस्तान वॉर के बाद अब हम बात करेंगे यूएस इराक वॉर के बारे में। बिड क्या था? तो बिड यही था कि भाई यूएस ने ये क्लेम किया कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट और सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर है, और डिक्टेटर होने की वजह से वो वहां के लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, लोग वहां के जो लोकल्स है वो सद्दाम हुसैन से बहुत ज्यादा परेशान है। पहला ये। दूसरा ये कि ऑयल इकोनॉमी को मैनेज करना ये भी अपने आप में, क्योंकि सद्दाम हुसैन के पास ऑयल था और ऑयल अपने आप में एक बड़ी पावर थी, तो उस वजह से वो अक्सर क्या करते थे, बहुत सारी चीजों को मैनेज करते थे। फाइन। और तीसरा उन्होंने क्लेम किया कि सद्दाम हुसैन ने बहुत सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक के अंदर बना और छुपा के रखे, ठीक है। और अटैक का रीजन ये दिया गया कि सद्दाम हुसैन को हटाना है, ऑयल का जो है मैनेजमेंट प्रॉपर करना है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करना है। और इसी सोच के साथ में 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया, ये सोचते हुए कि हम जल्दी इस जंग को अल्टीमेटली जीत लेंगे। और हुआ भी यही कि भाई आपको पता ही है कि भाई यूएस की आर्मी ने सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया। सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करने के बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई, और फिर वहां पर अमेरिका की हुई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिप्लॉयमेंट किया गया। हम डेटा के बारे में बात करेंगे, सोचा क्या गया था और हकीकत में क्या हुआ। सबसे प्रिपरेशन की बात तो किया गया था कि भाई कुछ ही हफ्तों में ये वॉर जीत ली जाएगी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने ये कहा था, लेकिन हकीकत में इस वॉर में 8 साल लग गए और आज भी इसकी छोटी मोटी झड़प अल्टीमेटली चलती रहती है। फाइनेंशियल कॉस्ट, पैसे के बारे में सोचा गया था कि 50 से 60 बिलियन डॉलर, व्हाइट हाउस का एस्टिमेट था कि 50 से 60 बिलियन डॉलर में ये वॉर, ये जंग जीत ली जाएगी, लेकिन अभी भी इसके ऊपर 1.1 ट्रिलियन डॉलर तो डायरेक्टली लग गए, और 3 ट्रिलियन डॉलर्स का और दूसरा खर्चा भी अभी इसको आगे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने के लिए लगेगा। कैजुअलिटीज में सोचा था कि बहुत ही कम कैजुअलिटीज होंगी। अमेरिका के पास एक बड़ा फोर्स एयर स्ट्राइक का है, और एयर स्ट्राइक में उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी तरफ से कैजुअलिटीज कम से कम होंगी, यही उनका ह्यूब्रिस क्रिएट एक्चुअली करता है, ठीक है। लेकिन हकीकत में 8 साल की जंग के बाद करीब 4,500 यूएस आर्मी पर्सोनल्स वहां पर मारे गए। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सबसे बड़ा फेलियर। अमेरिका ने क्लेम किया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका में सद्दाम हुसैन के पास बहुत सारे हैं, लेकिन जब वॉर खत्म हुई और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया गया और जब वहां पर ढूंढा तो मालूम पड़ा कि वहां पर एक भी, नॉट इवन अ सिंगल, कोई एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। ये अब हम ये देखें कि ये कर्ज एक्चुअली ट्रिगर कहां से हुआ, कर्ज कहां से ट्रिगर हुआ। तो पहला रीजन एज यूजुअल जो है वो इंफॉर्मेशन असिमेट्री है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री के अंदर ये बताया गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सद्दाम हुसैन ने छुपा के रखे, लेकिन जब जीता गया तो मालूम पड़ा वहां पर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्चुअली था ही नहीं, ठीक है। एडवर्स सिलेक्शन, जो रिजीम जो चेंज की गई, तो हुआ यह था कि इकोनॉमी में बहुत हालत खराब थी, और जो रिजीम बिठाई गई वो अमेरिका की सिलेक्टेड रिजीम थी, उसकी इलेक्टेड रिजीम थी, तो
उसको चलाने की जिम्मेदारी भी अमेरिका के ऊपर आ गई। और इस जिम्मेदारी ने, क्योंकि वो जो इकोनॉमी थी इराक की वो अपने आप में ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो उसको रिवाइव करने के लिए अमेरिका को वहां बहुत सारा पैसा अल्टीमेटली डालना पड़ा। ठीक है। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेटेजिक बैकफायर जियोपॉलिटिकल कर्ज। अमेरिका ने ये सोचा था कि इराक के ऊपर अटैक करके और इराक के ऊपर कब्जा करके वो ईरान को भी कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ईरान इराक की नेबर कंट्री है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सद्दाम हुसैन को जब उन्होंने गवर्नमेंट में से हटाया तो उससे ईरान की जो दखल अंदाजी थी वो इराक के अंदर बढ़ गई और ईरान अपने आप में बहुत पावरफुल होकर के उभरा। और उनका जो पहला क्लेम था कि ऑयल इकोनॉमी को मैनेज करना, तो ऑयल इकोनॉमी जो थी उसके अंदर बहुत हद तक ईरान की भी दखल अंदाजी हो गई और वो भी एक तरह से मिसमैनेज पूरी तरह से हो गई। यूएस इराक वॉर के बाद अब हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। ठीक है। यहाँ पर इस वॉर में रशिया जो है वो एग्रेसर के रोल में है और जो यूक्रेन है वो डिफेंडेंट या विक्टिम के रोल में। अब इसमें बिड क्या थी? तो बिड वही सेम टू सेम कि भाई यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो सही गवर्नमेंट नहीं है, वहां के लोग उससे परेशान हैं और इस अटैक के थ्रू क्या करेंगे, उस गवर्नमेंट को वो लोग हटाना चाहते हैं। दूसरा ये कि नाटो का इंटरफेरेंस यूक्रेन के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तो रशिया ने सोचा कि इस अटैक के बाद में हम नाटो का जो है वो पुश बैक कर देंगे। ठीक है। तीसरा, उनको ये उम्मीद थी कि भाई इनके इस काम के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी उसका साथ देंगी और ज्यादा उसके ऊपर विरोध या ज्यादा उसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन नहीं लेंगी। और चौथा, उनका एक मकसद ये था कि ग्रेटर रशिया बनाने का भी एक मकसद था। उसके बाद उन्होंने अटैक किया और सोचा ये गया था कि 3 से 10 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, यूक्रेन के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा अल्टीमेटली जमा लेंगे। अब इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करें कि सोचा क्या गया और हकीकत में क्या हुआ। ड्यूरेशन थी 3 से 10 दिन की, सोची गई थी कि 3 से 10 दिन में पूरा का पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन मालूम पड़ा कि आज 4 साल 2022 से 2026 फैब के अंदर 4 साल पूरे हो चुके और 4 साल 2 मंथ अप्रोक्सीमेटली हो चुके और अब भी ये जंग चल ही रही है। इसमें टेरिटोरियल गेन ये सोचा गया था 3 से 10 दिन में पूरा का पूरा यूक्रेन के ऊपर कब्जा करके वहां की रेजिम को हटा दिया जाएगा, वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। लेकिन मालूम पड़ा कि अभी तक सिर्फ 18 से 20% टेरिटरी के ऊपर ही रशियन गवर्नमेंट का कब्जा एक्चुअली हुआ। इकोनॉमिक कॉस्ट का ये सोचा था कि भाई रशिया ये जानता था कि हो सकता है यहां पर अटैक करने के बाद अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दे, तो वो लोग क्या सैंक्शन को मैनेज कर देंगे। क्यों सैंक्शन को मैनेज कर लेंगे? क्योंकि रशिया के पास बहुत सारी नेचुरल गैसेस का और पेट्रोल का जखीरा है और जो रशिया का पेट्रोल है वो कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। तो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो रशिया की ही गैस सप्लाई होती है, खासकर विंटर्स में जहां पर यूरोपियन कंट्रीज को गैस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट एक्चुअली होती है। और हकीकत में लेकिन हुआ ये कि सारी यूरोपियन कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, वहां की गैस का यूज करना बंद कर दिया और उसकी जितनी भी रशिया की जितनी भी एसेट्स थी दूसरी कंट्रीज में उनको फ्रीज कर लिया गया और स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी रोक लगा दी गई। हम बात करेंगे उस जंग के, उस वॉर के बारे में जो अभी चल रही है और ऐसी जंग जिसकी वजह से दुनिया के करीब करीब सारे मुल्क परेशान हो चुके हैं। और ये वॉर अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एग्रेसर्स या विनर्स का। मैं बात कर रहा हूं अबाउट द यूएस इजराइल एंड ईरान वॉर जो भी चल रही है। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के ऊपर अटैक किया। बिड क्या था? बिड यही था कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर की वजह से वो उस एरिया में कभी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है जो इजराइल के लिए हार्मफुल हो सकता है। और वो चाह रहे थे कि भाई वहां के रेजिम को चेंज किया जाए और रिलीजियस रेजिम को बदल करके वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाया जाए। यूएस और इजराइल ने सोचा कि अगर हम वहां के सुप्रीम लीडर को खत्म कर देते हैं तो वहां के लोग हमारा साथ देंगे, वही इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, और साथ देने के साथ में उस गवर्नमेंट को हम फटाफट हटा देंगे। और इसी के तहत जॉइंट ऑपरेशन में 28 फरवरी 2026 को यूएस और ईरान ने मिलकर के यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक किया और इनिशियली उनको विक्ट्री भी मिली, इनिशियली उनको बहुत फायदे भी मिले, बहुत सारी जगह डिस्ट्रॉय किए और साथ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei साहब को भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद उनको ये लगा कि यहां से हमारी जीत होगी और उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको मारने के बाद में वहां के लोग रिवॉल्ट कर देंगे, वहां के लोग बगावत कर देंगे और फिर सब कुछ आसानी से जीत लिया जाएगा। यहां से उनका ओवर कॉन्फिडेंस या यूब्रिस एक्चुअली क्रिएट हुआ और ये विक्ट्री जो इनिशियल विक्ट्री मिली थी वो इनिशियल विक्ट्री उनके लिए कर्स में धीरे धीरे बदलती गई। हम इसमें बात करें कि भाई सोचा क्या गया था और हकीकत में एक्चुअली क्या हो गया। ये सोचा गया था कि बहुत जल्दी यूएस और इजराइल ने सोचा था कि हम एक बार
बार इसके ऊपर अटैक करेंगे, सुप्रीम लीडर को एक बार मार दिया गया तो उसके बाद वहां की गवर्नमेंट लोगों के अंदर तो वैसे भी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करा ही था थोड़े दिन पहले, तो जैसे ही उनको मारा जाएगा तो लोग वहां पर रिवॉल्ट करेंगे और गवर्नमेंट को हटा देंगे और वहां पर फिर हम हमारी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, जैसे ही अटैक हुआ तो अटैक के साथ में वहां के जो लोकल्स थे उन लोकल्स का सपोर्ट वहां की गवर्नमेंट और वहां के सुप्रीम लीडर के अंदर बहुत बढ़ता गया। और ईरान ने टेक्टिकली क्या किया, जैसे ही आयतुल्ला अली खamenei साहब की मौत हुई उसके बाद में उन्होंने मुश्तबा खamenei को वहां का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और ये बताते हैं कि वहां पर पूरी की पूरी लाइन ऑफ लीडरशिप एक्चुअली तैयार है कि भाई एक के मरने के बाद दूसरा, दूसरे के मरने के बाद तीसरा, कौन कौन वहां पर डिप्लॉयड बेसिकली होगा। दूसरी बात ये कि ईरान मेंटली इस वॉर के लिए प्रिपेयर्ड था। पिछले 20 सालों से वो ये बात जानता था कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी यूएस इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। तो इस वॉर को बहुत टेक्टिकली लड़ा गया और उस टेक्टिकली वॉर के अंदर जो पूरी जो स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर सीधा अटैक ना करते हुए ईरान ने अमेरिका के जो गल्फ में और मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसिस थे उनके ऊपर अटैक किया। करीब करीब 22 मिलिट्री बेसिस में से 11 से 12 मिलिट्री बेसिस के ऊपर उसने अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। साथ में जहां जहां पर उनकी प्रेजेंस थी, जैसे कतार के जो गैस प्लांट है उसके ऊपर अटैक कर दिया। और सबसे बड़ा जो उनका तुर्क का इक्का था वो था ट्रम्प कार्ड, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा जमा लिया और उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले इंडिपेंडेंट था, अब वहां पर इराक ने अपना दावा ठोक दिया कि अब हमारी परमिशन के बगैर यहां से कोई भी शिप बाहर नहीं जाएगा। ये एक ऐसा टैक्टिकल मूव था जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो गई और उसका आफ्टर मैथ हमने इंडिया के अंदर देखा। हमारे यहाँ पर एलपीजी का क्राइसिस स्टार्ट हो गया और दूसरा ये कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस थी वो भी अल्टीमेटली बढ़ने लगे। ठीक है, तो दोनों कामों के अंदर बहुत अल्टीमेटली डिफरेंस था। सोचा बहुत इजीली ये गया था कि बहुत इजीली हम क्या करेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट को हटा देंगे और कुछ ही दिनों में हम जीत करके बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जो जीत है ये अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गई। और आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट्स हुए उससे आपको पता ही है कि अमेरिका किस तरह से छटपटा रहा है कि हम किसी तरह से इस वॉर से बाहर निकल जाएं। और वो बार बार निगोशिएट करने की कंडीशन में आ जाता है। और उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो स्टेटमेंट है, आपको तो पता ही है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट कभी भी एक जैसे नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले कुछ और स्टेटमेंट देंगे, थोड़ी देर बाद कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। कभी वो बोलते हैं कि हम पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई हमारी जो पीस टॉक्स है वो ऑन गोइंग और बहुत जल्दी पीस टॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे। हुआ ये कि अमेरिका वहां पर अटैक करके फंस गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो गले की हड्डी बन गया। दूसरा ये था कि अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि भाई जैसे ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तो दूसरी कंट्रीज मिलकर के उनका साथ देंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि दूसरी कंट्रीज ने अमेरिका को आइसोलेशन में छोड़ दिया और ये कहा कि भाई हम इसमें आपके अटैक का साथ नहीं दे सकते। अमेरिका ने सबको अपील की कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए सारी कंट्रीज उनका साथ दे, लेकिन कोई भी कंट्री उनके साथ में नहीं आई, जिससे ईरान का जो कंट्रोल है उसके ऊपर बढ़ता गया। तीसरा ये था कि अमेरिका की जो एडवांस्ड एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थे, मतलब $1 बिलियन की जो मिसाइल्स थी और दूसरी चीजें थी, उनको डीएक्टिवेट और उनको बर्बाद किया ईरान के जो सस्ते सस्ते $50,000 के ड्रोन्स थे उनके थ्रू। तो जो कॉस्ट यहां पे लगी अमेरिका की, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी और इस वजह से अमेरिका स्लोली स्लोली इस वॉर में फंसता चला गया और ईरान स्ट्रेटेजिकली इसके अंदर जो है वो अपर हैंड के ऊपर आता गया। अब अमेरिका बार बार अलग अलग वो चलती है कि हम ब्लॉकेट लगा देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन टेक्निकली अमेरिका जो है वो इस वॉर से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहता है। तभी तो सीज फायर को देखा होगा कि पहले सीज फायर से 8 डेज का सीज फायर लगाया गया, फिर उसके बाद में बोला गया कि भाई इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए हम सीज फायर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिए जाए। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भाई एग्रेसर कर्ज की जो एग्जांपल मैंने उसके अंदर दी है उसमें ज्यादा नुकसान एग्रेसर को होता है, लेकिन ईरान और यूएस की वॉर ऐसी वॉर है जिसका नुकसान पूरी दुनिया उठाने वाली है। पूरी दुनिया किस तरह से उठाएगी कि भाई सारे के सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्लास्टिक के प्राइसेस बढ़ गए, यूरिया के प्राइसेस बढ़ गए, गैस के प्राइसेस, फर्टिलाइजर के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस, ये सब के सब प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया में एक इन्फ्लेशन आने वाला है।
ठीक है, पूरी दुनिया में इन सब चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी और हमने इंडिया के अंदर देख लिया कि इन सब चीजों की प्राइस भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे वॉर्स को लेकर एग्रेसर्स कर्ज के कुछ एग्जांपल थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एग्रेसर्स कर्ज सिर्फ जंगों के ऊपर, वॉर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के अंदर भी होता है। मैंने आपको एग्रेसर्स के बारे में बताया था कि एग्रेसर वो जो एग्रेसिवली अपनी स्ट्रैटेजी चले, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया, पहले एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर करने के लिए बड़ी बिड लगा दी, लेकिन फिर उसके बाद उनको एहसास हुआ कि भाई ट्विटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिड बड़ी भारी है, तो वो बैक स्टेप करने लगे, पीछे हटने लगे। लेकिन फिर ट्विटर ने, जो अभी एक्स है, उसने उनको लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर इस तरह फंसाया कि उनको मजबूरन फिर उस कंपनी को, ट्विटर को टेक ओवर करना पड़ा। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो एग्रेसर्स कर्ज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आई होप अब आपको एग्रेसर्स कर्ज का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा और किस तरह से पिछले 50-60 सालों में जो डिफरेंट वॉर्स हुई उनके ऊपर जीतने वाला एक्चुअली जीता नहीं था, जीतने वाला एक अभिशाप के कर्ज में फंसता चला गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसका कंटेंट आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।